हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और अपने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम 4 फरवरी 2025 जो आपका एसएससीजीडी का एग्जाम हुआ था, उसके जो शिफ्ट सेकंड में जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का विश्लेषण आज अपनी इस क्लास में हम करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर है कथक। ये आपको याद रखना है। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का कथक क्लासिकल डांस है। दूसरा मैं आपसे बात करूं किसके संरक्षण में ये पला है, तो अवध के अंतिम नवाब, अवध के लास्ट नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण इसको प्राप्त हुआ था। वाजिद अली शाह का। दूसरा आपको याद रखना है, कथक नृत्य पर मुगल कला का भी प्रभाव दिखाई देता, क्योंकि मुगल दरबारों में ये किया जाता था और इसे कहानीकार का नृत्य भी कहा जाता है। कथक नृत्य को कहानीकार का नृत्य भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं, इसकी जो फेमस कलाकार है शोभना नारायण, किस घराने से संबंध है इनका? शोभना नारायण का उनका संबंध है लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से, जिसके अगर लखनऊ घराने के आपसे संस्थापक यदि पूछ ली जाए तो ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक थे। ईश्वरी प्रसाद, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना, बिरजू महाराज का संबंध भी लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज। लेडी लीला सोफी का संबंध किससे है, तो उनका संबंध भी कथक से ही है। लेडी लीला सोफी का संबंध भी कथक से ही है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, मुख्यतः कथक के वैसे तो बहुत घराने हैं, लेकिन मुख्यतः बात करूं तो मुख्यतः 3 घराने ही ज्यादा फेमस हुए हैं, जिसमें आपका पहला लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, दूसरा बनारस घराना जिसके संस्थापक जानकी प्रसाद थे। जानकी प्रसाद। फिर एक आपको याद रखना, जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? अल्लादिया खान। अल्लादिया खान, ये भी आपको याद रखना है। अल्लादिया खान, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, शोभना नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इंडियन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस पुस्तक शोभना नारायण के द्वारा लिखी गई है और गीतिका कल्हा के साथ मिलकर, गीतिका कल्हा के साथ मिलकर ये लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं, भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। जब कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। दूसरा आपको कुचिपुड़ी से एक पॉइंट और याद रखना है कि गांव से उत्पन्न हुआ डांस है, कुचेलपुरा गांव से उत्पन्न हुआ था। कुचेलपुरा गांव से उत्पन्न हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि गांव से उत्पन्न होने वाला एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है और कुचेलपुरा गांव से ये उत्पन्न हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को उसकी 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से 1 साल पहले ही जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बताइए राइट आंसर इसका।
तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना, बताइए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपका जो एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 की शिफ्ट 2 का पेपर है, उसमें 3 क्वेश्चन खाली पंचवर्षीय योजनाओं से ही आए हैं। तो मैंने वो 3 क्वेश्चन ना लेकर एक ही क्वेश्चन लिया है, 3 क्वेश्चन इसी में ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होने वाला पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना को, जो कि 1974 से चली थी और 1979 तक चलनी थी, जबकि 78 तक ही चली, और जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और उन्होंने स्टार्ट की थी इसकी जगह पर अनवरत योजना। अनवरत योजना स्टार्ट की थी, ये भी आपको याद रखना है। अनवरत योजना स्टार्ट की थी जनता पार्टी की सरकार ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः नारा क्या दिया गया था? इसमें जो फेमस नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। दूसरा इसमें आपको याद रखना है 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही आरआरबी की स्थापना की गई थी। इसमें पहला जो आरआरबी कहाँ पर खोला गया था? मुरादाबाद में पहला आरआरबी खोला गया। तो ये भी आपको याद रखना है, मुरादाबाद में पहला आरआरबी खोला गया था। और इसी के तहत एमएनपी कार्यक्रम, एमएनपी कार्यक्रम जो है वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही मिनिमम नीड प्रोग्राम पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही जारी किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा और क्या याद रखना पांचवी पंचवर्षीय योजना से? तो ये सी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी। सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। और जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी शिफ्ट में आपका कि जो पंचवर्षीय योजनाएं है उनका जनता के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ होता है? तो जनता के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ है समता से है। उसका जो राइट आंसर है समता से है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, 1951 से 1956 तक चली थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था के.एन. राज के द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और भारत में योजनाएं बनाने का जो काम है योजना आयोग का है, योजना आयोग का है। और इसकी स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 15 मार्च 1950 को। पहले इसके जो अध्यक्ष थे जे.एल. नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और पहले पूछ ले तो जे.एल. नेहरू पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले तो उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है अभी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया है। तो आपसे इसकी लास्ट पंचवर्षीय योजना पूछी जा सकती है, कौन सी थी?
12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी लास्ट थी, कब से कब तक चली, 2012 से 2017 तक चली। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। और इसके अध्यक्ष तो आपको पता ही है, मोदी जी इसके अंतिम अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है आपको? कृषि पर ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो में बेल्ट ग्रेड से संबंधित नहीं है? पीला, हरा, नीला, गुलाबी। बताइए राइट आंसर इसका। जूडो एक बेसिकली गेम है और ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जूडो। और इसमें गुलाबी नहीं है, ये आपको याद रखना है। दो शब्दावली इसकी ध्यान रखना आप, क्यू और सेकंड डैन याद रखना। डैन याद रखना। डैन में जो बेल्ट आती है इसमें व्हाइट या रेड बेल्ट आती है। व्हाइट या रेड बेल्ट, रेड या ब्लैक बेल्ट इसमें आती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्यू में जो बेल्ट आती है, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट एंड येलो बेल्ट की बात करें, ब्राउन बेल्ट का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। ब्राउन बेल्ट का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। ग्रीन, येलो, ब्राउन और ऑरेंज बेल्ट का इस्तेमाल भी इसी में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। ग्रीन बेल्ट ये क्या है? ये जूडो में स्तर बताने के लिए, यानी रैंक बताने के लिए इन बेल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपको एक शब्द और याद रखना, क्यूई शब्द के बारे में याद रखना है। और ये जूडो से संबंधित एक शब्दावली है। और इसमें क्या होता है, इसमें हल्का दंड देने के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूई का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार गायिका को हिंदी संगीत में रॉक एंड रोल और डिस्को शैली लाने का श्रेय दिया जाता है? आर डी बर्मन, आशा भोसले, उषा उथु या बप्पी लाहिड़ी। बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला पंचम दा। पंचम दा। और बताइए भारत में पंचम दा किसको कहा जाता है? तो पंचम दा कहा जाता है आर डी बर्मन को। ये तो आप जानते ही होंगे, आर डी बर्मन को। इन्होंने 1950 में जो म्यूजिक चलता था अमेरिका में, उसको भारत में लाने का काम आर डी बर्मन के द्वारा किया गया, जिसे हम रॉक एंड रोल एंड डिस्को शैली के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किन 3 राज्यों की त्रिस्तरीय सीमा पर स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है नीलगिरी। आप याद रखना इसे नीलगिरी क्यों कहा जाता है। नीलगिरी इसको नील कुरुंजी फूल के कारण कहा जाता है। नील कुरुंजी फूल के कारण इसे नीलगिरी कहा जाता है। और इस फूल की विशेषता बताऊं मैं क्या है? नील कुरुंजी फूल की विशेषता यह है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है। 12 साल में एक बार ये खिलता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन भी नीलगिरी को कहा जाता है। उसके बाद आप याद रखना, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू माउंटेन भारत में एक पहाड़ी को और कहा जाता है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, हाँ देखिए, फॉन्ग चोटी को कहा जाता है, जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम की
सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, फांगपुई चोटी है, और इसको भी बिरू माउंटेन कहा जाता है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नीलगिरी को भी बिरू माउंटेन और फांगपुई चोटी को भी बिरू माउंटेन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में से घोषित किया गया, 1986 में घोषित किया गया, और भारत का पहला भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछ ले, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है। और 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले आपसे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में इसको घोषित किया गया था। दूसरा आपको नीलगिरी से याद रखना है, यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा ट्राइब पाई जाती है। नीलगिरी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दूसरा आपसे बोले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत की अन्नाई मुदी चोटी है, अन्नाई मुदी है, और ये कहाँ पर है? केरल में है, केरल में है, और अन्नामलाई पहाड़ियों की है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाई नदी है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका राइट आंसर होने वाला है अन्नाई नदी। और अगर आपसे पूछे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका राइट आंसर होने वाला है डोडा बेटा। ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमसे मैकडोनाल्ड या एंथोनी ईडन? बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला क्लीमेंट एटली। 1947 के समय जब भारत आजाद हुआ, भारत जो आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से आजाद हुआ था। अधिनियम 1947 से आजाद हुआ। ये आपको याद रखना है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत आजाद हुआ था। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आपको याद रखनी है। आगे आपको क्या याद रखना है? 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। ठीक है, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उसको जाना जाता है। ये भी आप याद रखना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उसको जाना जाता, जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। दूसरा आपको याद रखना है, अंतिम वायसराय कौन थे? लास्ट वायसराय कौन थे? तो लास्ट वायसराय माउंटबेटन थे। माउंटबेटन लास्ट वायसराय थे। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तब भी राइट आंसर माउंटबेटन ही होने वाला है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ ले आपसे तो कौन थे? माउंटबेटन थे। और पहले भारतीय अगर पूछ ले, पहले भारतीय अगर आपसे पूछ ले तो सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर। सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक। दूसरा आपको क्या याद रखना है? विंस्टन चर्चिल की बात करें तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था,
क्रिप्स मिशन के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी समय पर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो आपको याद रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, वो आपको याद रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, वो कब चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जितने भी आंदोलन के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, आगे मैं और बात करूं रैमसे मैकडोनाल्ड की, तो रैमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग लेकर आए थे, सांप्रदायिक पंचांग लेकर आए थे। और कब लाए? 1932 में लाए थे। दूसरा आपसे पूछे किस गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद लाए थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद लाए, ये आपको याद रखना है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद लाए थे कौन? रैमसे मैकडोनाल्ड। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भारत में जातियां थी सबके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, जिससे ये लोगों को बांटे और राज कर सके, ये आपको याद रखना है। और इसी का परिणाम था कि 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट अगर आपसे पूछे किन किन के बीच हुआ था, तो ये गांधी जी और बात करूंगा बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, बी आर अम्बेडकर के बीच। और एक पॉइंट आप याद रखना कि गांधी जी जब ये पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ, उस समय पर गांधी जी तो थे जेल में। तो पूछा जा सकता है कि साइन किसने किए थे इस पर, तो इस पर जो साइन किए गए थे वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर साइन किए थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कलिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, कलिंग उड़ीसा को ही पहले कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। कलिंग महोत्सव का आयोजन, जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध को लेकर उसको ये समर्पित है, कलिंग युद्ध को। और कलिंग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अशोक और कलिंग नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। और अशोक, और इस युद्ध की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले अशोक ने अपने राज सिंहासन पर बैठने के बाद या राज तिलक के कितने दिनों बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? कि 8 वर्ष बाद लड़ा था, 8 वर्ष बाद लड़ा था, ये भी आपको याद रखना। और कब लड़ा? 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अशोक से ही याद रखना है। अशोक ने जो लोमस ऋषि की गुफाएं हैं, लोमस ऋषि की गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। आजीवक संप्रदाय को लोमस ऋषि की गुफाओं को दान में किसने दिया था? तो अशोक के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे कलिंग से बात करूं तो एक कलिंग अवार्ड दिया जाता है, कलिंग अवार्ड, जो कि पहली बार 1952 में दिया गया। पूछ ले आपसे
1952 में कलिंग अवार्ड पूछ रहे आपसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। 1952 में पहली बार दिया गया। और आपसे पूछ रहे किसको दिया गया था, डी ब्रोगली को दिया गया। डी ब्रोगली को दिया गया। दूसरा पूछ ले पहले भारतीय कौन है, पहले इंडियन अगर आपसे पूछ ले तो जगजीत सिंह इसका राइट आंसर होने वाला है। जगजीत सिंह पहले भारतीय थे। जगजीत सिंह कलिंग अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। और अभी 2024 का 2025 में किसे दिया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। क्लियर है आपको। कलिंग अवार्ड 1952, डी ब्रोगली विज्ञान के क्षेत्र में। इसको देता कौन है, तो कलिंग अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की अगर हम आपसे बात करें 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर है। आगे आपको क्या याद रखना, इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष या महानिदेशक इसके लिए बनाए गए खालिद अल ऐनानी को इसका अध्यक्ष अभी बनाया गया है। यूनेस्को का महानिदेशक या अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। लोरेंशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी के अंक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर है 103। ठीक, ये एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, एक्टिनाइड 89 से 103 तक इनका परमाणु क्रमांक होता है। 89 एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम। और 103 तक ये जो आपको दे रखा लोरेंशियम, लोरेंशियम इसका परमाणु क्रमांक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना, एक्टिनाइड श्रृंखला के जो सारे तत्व होते हैं वो रेडियोधर्मी, सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, तो जो अस्थिर रहते हैं, अस्थिर यानी जिन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं होती, अस्थिर तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। और इनके केंद्र से अल्फा बीटा और गामा किरणें, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, किरणें निकलती रहती हैं। दूसरा आपको याद रखना है, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल परमाणु बम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। और प्लूटोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 94, 239 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ है और भरपूर मात्रा में इनके अंदर ऊर्जा होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, एक श्रेणी होती है लैंथेनाइट जिसका परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक होता है। 57 होता है, 57 लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है। और 71 की अगर हम बात करें तो ये ल्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 71 परमाणु क्रमांक होता है। और ये दोनों एक्टिनाइड और लैंथेनाइड दोनों एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं, एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। और ये एक संक्रमणीय तत्व होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे एक्टिनाइड पूछे 89 से 103, 89 में एक्टिनियम, 103 में लोरेंशियम। और लैंथेनाइड पूछे तो 57 से 71, 57 में लैंथेनम, 71 में ल्यूटेरियम। ये आपको याद रखना है। क्लियर है आपको। रानी मचैया जिन्हें
जो उम्मट आर्ट कहा जाता है, क्या संबंध किस राज्य और लोक नृत्य शैली से है? बताइए। केरल मोहिनीअट्टम, कर्नाटक उम्मत्ताट, तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कर्नाटक। उम्मट आर्ट जो है ये कर्नाटक की एक लोक नृत्य शैली है। लोक नृत्य शैली है। लोक नृत्य शैली है। और इसकी रानी मचैया को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, रानी मचैया को कहा जाता है। और बेसिकली ये डांस किया कब जाता है बेसिकली? तो ये पुथारी फेस्टिवल के दौरान, पुथारी फेस्टिवल के दौरान, पुथारी फेस्टिवल के दौरान इसे किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इसी से संबंधित एक डांस है कोलात्रालू। आपसे अगर पूछ ले कोलात्रालू कहाँ का है, या कोलाट्टम, कोलाट्टम अगर आपसे पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल है, ये डांस है, फेस्टिवल भी है और डांस भी है। ये भी आपको याद रखना है। कोलाटा अगर आपसे पूछ ले, कोलाटा कहाँ का है, कर्नाटक का है। और बेसिकली ये कोडावा ट्राइब के द्वारा, कोडावा ट्राइब के द्वारा किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद जीवन जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। बताइए राइट आंसर इसका। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और इसका सीधा सा अर्थ ये होता है, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को अपने मर्जी का जीवन जीने का अधिकार है। मान लीजिए अगर वो सो रहा है तो उसे सोने दिया जाए, उसे कोई भी ना उठाए। ठीक है, यदि कुछ करना चाहता है तो स्वयं का उसका अधिकार है, उसमें कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। इस तरह से ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है जिसमें जीने का अधिकार शामिल किया गया है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछ ले 21A किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसे 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया है। 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से शिक्षा को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। कुछ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना, आपातकाल किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, ऐसा हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 से आर्टिकल 359 जो 359 में परिवर्तन किया गया और इसमें लिखा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर कौन से आर्टिकल निरस्त नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको जोड़ा गया और इसका प्रावधान आर्टिकल 359 में है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है उसे आर्टिकल 31 यानी मौलिक अधिकार से निकालकर आर्टिकल 31 को लास्ट करके आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और पहले जो हमारे मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, टोटल कितने थे?
मौलिक अधिकार टोटल थे 7। मौलिक अधिकार टोटल थे 7, और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में कितने रह गए हैं? वर्तमान में 6 रह गए हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 32 आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। और बात करें हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 14 की हम बात करें तो विधि के समक्ष समता, व विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में बताया गया है। विधियों का समान संरक्षण बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दे रखी, जिसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है, या आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, इसका प्रावधान आर्टिकल 358 में है। आर्टिकल 358 में इसका प्रावधान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का आधिकारिक राजधर्म है? बताइए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम? तो इसका राइट आंसर होने वाला इस्लाम धर्म बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म है। बांग्लादेश के अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी है। दूसरा, यहाँ की जो मुद्रा है टका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। राजधानी ढाका है। दूसरा आपको याद रखना, ढाका में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगा खां व सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बांग्लादेश के ढाका में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, खेल कबड्डी हो गया, टका मुद्रा हो गई, राजधानी ढाका हो गई। दूसरा अगर आपसे पूछे इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म से संबंधित हिजरी संवत है, इस्लाम धर्म का जो संवत है, और इसे 622 में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने चलाया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने चलाया था। और इसका जो पहला महीना है उसे मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम कहा जाता है। और मुहर्रम के 10वें दिन ही ताजिया निकाला जाता है। ताजिया निकाला जाता है। दूसरा, मुहर्रम के त्योहार को तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछ ले मुहर्रम के त्योहार को तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा पीरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। पीरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई सूत्रों, बुरी आत्माओं को भगाने और बीमारियों के उपचार के लिए मंत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होने वाला अथर्ववेद। और सबसे नया वेद है ये, सबसे नया वेद है, ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद के अगर हम उपवेद की बात करें तो सिर्फ वेद अथर्ववेद के उपवेद का नाम है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले अथर्ववेद का ही, अथर्ववेद के अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख, गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख
अथर्ववेद में ही किया गया है। दूसरा आपको एक पॉइंट याद रखना वेद त्रयी के बारे में। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो इसमें ऋग्वेद आता है वेद त्रयी में, ऋग्वेद वेद त्रयी में आता है। दूसरा यजुर्वेद वेद त्रयी में आता है। तीसरा हम बात करें आपसे तो इसमें सामवेद, सामवेद वेद त्रयी में आता है। वेद त्रयी में आपको ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है और इसी में 10 मंडल है। दूसरा आपने सुना होगा 10 राग युद्ध का वर्णन। 10 राग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है हमें, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। और ये 10 राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। 10 राजा और सुदास के बीच लड़ा गया था। किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, जिसे परुशुनी के नाम से भी जाना जाता है। परुशुनी के नाम से ही रावी नदी को जाना जाता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों कुल देवता थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ ने दोनों की सेनाओं का नेतृत्व किया था। वशिष्ठ ने जो नेतृत्व किया था सुदास का, विश्वामित्र ने 10 राजाओं की सेना का नेतृत्व किया था। यह भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की जानकारी 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होती है, जिसमें भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें प्राप्त होती है। कपड़ों का रंग हटाने, व्यंजन या दाग धब्बों को साफ करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर होने वाला ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, जिसे CaOCl2 कहा जाता है। व्यंजक चूर्ण इसका इस्तेमाल कपड़ों के दाग धब्बे हटाने में होता है। दूसरा आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद रखना 17, और ये एक हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व है, ये भी आपको याद रखना है। क्लोरीन से दूसरा आपको याद रखना है पानी के शोधन में क्लोरीन का यूज होता है। पानी शोधन में पानी को साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। दूसरा पीवीसी बनाने में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल पीवीसी बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। और पीवीसी बेसिकली होती क्या, जो आपने तार देखे हैं ना, तारों के ऊपर जो वो प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है रबड़ जैसी, उसे ही पीवीसी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, अभिक्रियाशील तत्व, क्योंकि हैलोजन ग्रुप में पाए जाते हैं। हैलोजन ग्रुप में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे अभिक्रियाशील है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कमरे के ताप पर कौन सी अधातु, हाँ दूसरा आप याद रखना, जो ये आपका हैलोजन ग्रुप है इसमें अधातुएं पाई जाती हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी अधातु रहती है, द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहती है। और यदि आपसे धातु पूछ ले कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आपका राइट आंसर होने वाला Hg, जिसे पारा कहा जाता है। Hg, जिसे पारा कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, प्रसिद्ध भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार का संबंध किस खेल से है। पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स या पैरा तैराकी। बताइए राइट आंसर इसका।
पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है और बेसिकली कहाँ की रहने वाली है, ये गुजरात की ये रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हम बात करें पैरा ओलंपिक गेम्स की। पैरा ओलंपिक गेम्स पहली बार कहाँ पर हुए थे, ग्रीष्मकालीन 1960 में रोम में हुए थे, रोम में हुए थे। दूसरा आपसे पूछ ले भारत ने कब भाग लिया, 1968 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। कौन से ओलंपिक थे, तेल अधीब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तेल अधीब ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहाँ पर ये इजराइल में हुए थे, इजराइल में। दूसरा आपसे पूछ ले भारत ने अपना पहला मेडल कब जीता, इसमें 1972 में जीता था, जर्मनी में जीता। और किसने जीता था, पैरा पैरा ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन में भारत की तरफ से पहला मेडल कौन लेकर आए थे, मुरलीकांत पाटेकर लेकर आए थे, मुरलीकांत पाटेकर लेकर आए थे। दूसरा हमको याद रखना, मुरलीकांत पाटेकर का संबंध किससे है, तो इनका संबंध तैराकी से है, तैराकी से मुरलीकांत पाटेकर का संबंध है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले पहले पैरा ओलंपिक शीत पैरा ओलंपिक पहले कब हुए थे, पैरा ओलंपिक 1976 में हुए थे, और कहाँ हुए थे, स्वीडन में। 1976 स्वीडन में हुए थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा भारत का इसमें अभी तक कोई भी मेडल शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स में नहीं आया है, और इन सबको हैंडल करने वाली जो संस्था है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 1989 में की गई। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, बोन जर्मनी में मुख्यालय है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, बोन जर्मनी में मुख्यालय, और एंड्री पार्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, पार्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमारी, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। बताइए जी राइट आंसर इसका, बताइए, कमेंट में लिख दो आंसर इसके, लिख के दिए कमेंट में कुछ भी, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। बताइए राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होने वाला भारत के राज्यपाल, इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 174 के 2B में इस बात का उल्लेख है। और बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करते हैं, विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, आहूत का अर्थ होता बुलाते हैं, और दूसरा सत्रावसान करते हैं, सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करते हैं, सत्र को समाप्त करते हैं, ये इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा अगर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे राष्ट्रपति की बात करूं, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 की 2B में ये लिखा गया है कि वो लोकसभा का सत्र बुलाएंगे, लोकसभा का सत्र आहूत करते हैं, लोकसभा का सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। और आपसे पूछले प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का
अधिकार होता है। दूसरा आपको याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो संसद की जो संयुक्त बैठक है, संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा आपको याद रखना है, अब तक केवल 3 बार बुलाई गई है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, और संयुक्त बैठक में लोकसभा ही प्रभावी होती है, क्योंकि लोकसभा का मेंबर ज्यादा होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 याद रखना, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल दुगने उत्साह से अपनी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।